हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविक धर्मा। हाल ही में ट्रंप द्वारा लगाए गए भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ की चर्चा से ऐसा लग रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात को एक ट्रांजिएंट फेज बताकर ये नैरेटिव बनाया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों ने कई बदलाव और चुनौतियों का सामना किया है, यानी यह बदलाव भी बहुत ही टेम्पररी है और इंडिया यूएस रिलेशन फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार का ये दावा किस हद तक सच है? हमारे रिलेशन में आई यह दरार क्या सच में एक ट्रांजिएंट फेज के लिए है या इंडो पैसिफिक या ग्लोबल पर्सपेक्टिव में होने वाले किसी बड़े चेंज की ओर इशारा करती है? एज पर बराक ओबामा, इंडिया यूएस रिलेशन आर द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। और यह बात हमारे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए काफ़ी हद तक सही भी लगती है। 21st सेंचुरी के पहले इंडिया यूएस रिलेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन 21st सेंचुरी स्टार्ट होने के बाद इंडिया यूएस रिलेशन हर साल बेटर ही होते गए। साल 1949 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएस के प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलते हैं, उस टाइम पे ट्रूमैन चाहते थे कि इंडिया कोल्ड एरा में यूएस के साथ अलाइंड हो जाए, लेकिन नेहरू जी ने साफ साफ मना कर दिया। हमने यूएस के साथ साथ दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम कोल्ड एरा में न्यूट्रल हैं, ना तो हम यूएस के साथ हैं ना तो हम यूएसएसआर के साथ हैं। हालांकि हमारे क्लोज रिलेशन हमेशा से ही यूएसएसआर के साथ ही थे, जो 1971 के ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से जग जाहिर बात है। इसलिए माना जाता रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशन में देयर हैज़ बीन ए हिस्टोरिकल हेजिटेशन ऑफ पास्ट। इस हेजिटेशन ने कई बार डिस्प्यूट का रूप भी ले लिया। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार में यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडियन ओशियन की ओर रवाना कर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी। यह रिलेशन और ख़राब हो जाता है जब 1974 और 1998 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज दुनिया को दिखाता है। यह डेवलपमेंट यूएस के यूनिपोलर एम्बिशन वाले स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन के फेवर के अगेंस्ट थी। इसके लिए इंडिया पर यूएस द्वारा काफ़ी सैंक्शन भी लगाए गए। हाउएवर बाय 1990 इंडिया और यूएस रिलेशन में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली, जहां एक तरफ चाइना की राइज एज फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड यूएसए के इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर रही थी, वहीं पर इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 से यूएसए को भारत में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखने लगी। 9/11 अटैक के बाद इंडिया यूएस में एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी को लेकर भी कन्वर्जेंस बढ़ने लगी और यूएस अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए शेयर करने के आइडिया से ओपन अप होने लगा। वहीं 21st सेंचुरी के पहले दशक में इंडिया का एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 8% था, जो भारत की डिफेंस परचेज कैपेसिटी को बढ़ाया। भारत ने यूएसए के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी खरीदने लगा। ये यूएसए के पाइवट टू एशिया स्ट्रेटजी में बिल्कुल फिट बैठ रहा था, जो चाइना की राइज को कंट्रोल करने में यूएसए और वेस्टर्न पावर को हेल्प करने वाला था। यही कारण था विद द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया यूएस ने 2005 में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। ऐसे में इंडिया की ग्रोथ को यूएसए में एक पब्लिक गुड की तरह देखा जाने लगा था, जिसमें स्पेशली यूएस को फ़ायदा होने वाला था। इंडिया यूएस रिलेशन में ट्रस्ट इस हद तक बढ़ गया था कि 2008 में इंडिया यूएस ने सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट तक भी साइन कर लिया। यह उसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविल यानी नॉन मिलिट्री यूज था, जिसके लिए हम पर सैंक्शन भी लगाए गए थे। इस रिलेशन को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी स्ट्रेटजिक दूरदृष्टि का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और इंडिया की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने दुनिया को भारत का एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट होने का भरोसा दिलाया। रिलेशन में हुई स्ट्रेटजिक प्रोग्रेस काफ़ी मल्टीफेसेड थी और ये वही दौर था जिसमें हमारे स्ट्रेटजिक टाइज इस कदर तक स्ट्रांग हो गए थे कि इंडिया और यूएस के बीच 4 मेजर डिफेंस एग्रीमेंट भी हुए। 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्ट, 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2018 में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके बाद यूएस ने इंडिया को स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन स्टेटस भी दिया। इसका मतलब
डुअल यूज टेक्नोलॉजी के लिए सेनेट अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूएस स्टार्टेड टू इमर्ज एज लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन गुड्स। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारा बायलैटरल ट्रेड अराउंड 132 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था। इंडिया यूएस रिलेशन में पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। अराउंड 4.8 मिलियन इंडियंस यूएसए में रहते हैं, जिसमें से 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। वहीं सिविल न्यूक्लियर डील में हमारी इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। पर इन सब के बावजूद ये दूरियां क्यों, जो आज ग्लोबल हेडलाइंस बन रही हैं? देखा जाए तो इसके कई स्ट्रक्चरल और ट्रांजिएंट रीजन हैं। इकोनॉमिक लेवल पर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली यूएस गवर्नमेंट इवन ट्रंप के आने के पहले भी इंडिया के हाई टैरिफ स्ट्रक्चर को अप्रिशिएट नहीं करती थी। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पर 125% तक ड्यूटी है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जिसका विरोध डेट्रॉइट बेस्ड अमेरिकन कंपनी लाइक फोर्ड, जनरल मोटर्स दशकों से करते आ रही हैं। अमेरिका भी हमारे बहुत सारे गुड्स पर हाई ड्यूटी लगाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट पर 188%, मिनरल्स और मेटल पर 187%। हालांकि इंडिया का यूएसए पर सिंपल एवरेज टैरिफ 16% ही है। स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो इंडिया की सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बातें यूएस के पोलराइज्ड वर्ल्ड व्यू में आजकल फिट नहीं बैठ रही हैं। इंडिया का रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमेशा से यूएस को खटकता रहा है। यूएसए ने काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट भी पास किया, जिसमें रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ ट्रेड करने वाले नेशन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बात का मेंशन है। लेकिन इंडिया इस एक्ट को नहीं मानता है। मेनली ट्रंप ने रसिया से क्रूड ऑयल लेने की वजह से इंडिया पर यह टैरिफ लगाया है। रसिया से क्रूड ऑयल लेने को ट्रंप इसको रसिया यूक्रेन वार की फंडिंग से जोड़ते हैं। अभी के टाइम पर इंडिया पर 25% टैरिफ लगा है। यदि इंडिया रसिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑयल परचेज करेगा तो उस पर एडिशनल 25% टैरिफ लगेगा, जो टोटल 50% हो जाएगा। 25% एडिशनल टैरिफ के लिए भारत को 3 हफ्ते का समय दिया गया है, जबकि चाइना और यूरोपियन यूनियन इंडिया से ज़्यादा क्रूड ऑयल रसिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उन पर हमसे कम टैरिफ है। अमेरिका खुद रसिया से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और ईबी इंडस्ट्री के लिए प्लेडियम भर भर के रसिया से खरीद रहा है। फिर ये हिपोक्रेसी कैसी? फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड का टारगेट $500 बिलियन रखा था, पर कई राउंड टॉक के बाद भी यह ट्रेड डील साइन नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया अपना डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर किसी और देश के लिए ओपन नहीं कर रहा है। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील साइन नहीं हुई। इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। यदि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर किसी और देश के लिए ओपन करता है तो इंडियन फार्मर के लाइवलीहुड पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। ट्रंप का टैरिफ लगाने का यह भी एक मेन रीज़न है। जब से ट्रंप सरकार में आए हैं, इनका रसिया यूक्रेन सीज फायर का इशू, जो ये अपनी कैंपेन में कहते थे कि हम सरकार में आने के 6 महीने बाद रसिया यूक्रेन का सीज फायर करा देंगे, वो भी बैकफायर कर गया। दूसरा, चाइना पर हाई टैरिफ लगाने का मुद्दा भी बैकफायर कर गया, जिसकी वजह से इनको चाइना के ऊपर से टैरिफ कम करनी पड़ी। बस इंडिया इस सब के बीच एक स्केपगोट बन गया, जिसमें ट्रंप अननेसेसरी इंडिया यूएस रिलेशन को बेकार करने में लगे हैं। इंडिया की मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप जैसे SCO, ब्रिक्स आदि को यूएस के नैरेटिव में एंटी वेस्ट डिक्टेटर क्लब समझा जाता रहा है। अब यूएस में ट्रंप के आने के बाद स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस डिस्प्यूट में बदल रहे हैं। उनके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शनलिज्म की अप्रोच सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को दरकिनार कर रहे हैं। उनका पेरिस क्लाइमेट डील, यूनेस्को, WHO आदि चीज़ों से एग्जिट करना, इंडिया यूएस के बीच इन्वायरमेंट, डेमोक्रेसी आदि चीज़ों पर होने वाले कन्वर्जेंस को इनसिग्निफिकेंट बना रहा है। ऐसे करते हुए वह अमेरिका फर्स्ट को बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच से देख रहे हैं, जिसमें उन्हें इमीडिएट रिजल्ट की डिमांड है।
उनका बार बार इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सेल्फ क्लेम्ड मीडिएटर बनने का क्लेम इंडिया जैसे सॉवरेन और स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट देश की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को इम्पोर्टेंट ना देना एक ही एग्जाम्पल है ये माई वे और हाईवे अप्रोच, जो ग्लोबल बैक चैनल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव में अलाइन नहीं होती है, जिससे इंडिया की दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही हैं। इसका मल्टीफेसेड इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। यूएस का रिसेंट 25% टैरिफ प्लस 25% एडिशनल टैरिफ जो इंडिया के इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सपोर्ट, जेम्स, ज्वेलरी एटसेट्रा कमोडिटीज पर लग रहे हैं आर स्पेशली कंसर्निंग बिकॉज इंडिया हैज गुड ट्रेड सरप्लस विथ यूएसए अमाउंटिंग टू अराउंड $45 बिलियन। यह टैरिफ न सिर्फ हमारे फॉरेक्स रिजर्व को इम्पैक्ट करेगी बल्कि इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट इन्वेस्टर सेंटीमेंट को भी अफेक्ट करेगा, जिससे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट विल ऑल्सो लूज मनी। अगर इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करें तो एज पर मोडीज रिपोर्ट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को 0.2% तक निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसका इम्पैक्ट यूएसए के सिटीजन पर भी पड़ेगा। इंडिया का रोल एज फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड यूएसए के सिटीजन्स को भी हेल्प करता रहा है। ऑलमोस्ट 40% जेनरिक मेडिसिन यूज्ड इन यूएसए आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया की एफिशिएंसी ही यूएस सिटीजन को वहाँ के अल्ट्रा एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम में एक शील्ड प्रोवाइड करती है। अब इस शील्ड पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज ने यूएसए में $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो डायरेक्ट 4.25 मिलियन जॉब जनरेट करती है। द नेट रिजल्ट ऑफ दैट इज कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पर इंडिया को अनरीजनेबली अनजस्टिफाइबली टारगेट करना यूएसए के सिटीजन्स के भी इंटरेस्ट में नहीं है। ये म्यूचुअल डेंजर्स हमें दिखाते हैं कि देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ डिफ्यूजिंग टेंशंस इन द टाइज। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कोलैबोरेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं। जहां कनाडा में G7 के साइडलाइंस पर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग तो नहीं हो पाई, फ्यूचर में होने वाले 2+2 लेवल की फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स हमारे बायलैटरल रिलेशन को एक नई गति प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा हमें G20 क्वाड रिसेंट IPEF के अंदर कोलैबोरेशन करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, जिसका सही पोटेंशियल तक यूज करना बहुत ज़रूरी है। इन डिस्प्यूट्स पर काम करते हुए दोनों देशों को बहुत से शेयर्ड ऑब्जेक्टिव पर काम करने की अर्जेंट नीड है, फिर वो चाहे इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाए रखने की बात हो, जहाँ से दुनिया का 60% मैरीटाइम ट्रैफिक पास करता है, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में रेजिलियंस बनाए रखने की बात हो, जिसके लिए पूरे G7 में China+1 का कंसेंसस बना हुआ है। इन दोनों गोल्स में इंडिया की यूएसए के साथ वर्केबल पार्टनरशिप होना इंडिस्पेंसिबल है। ऐसे में इन अपॉर्चुनिटीज़ के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और लॉन्ग एंड बोरिंग डिप्लोमेटिक डिस्कशन ही एकमात्र रास्ता है। Despite all said and done, India is not only the largest democracy of the world. India is also the only island of democracy in the unstable South Asia. डेमोक्रेसी के ऑब्जेक्टिव पर कोलैबोरेशन हमेशा सस्टेनेबल रहने वाला है, जो कि यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर प्लैंक है। ये दोनों देशों को एक मौका देता है कि अपने म्यूचुअली शेयर्ड पीपल टू पीपल टाइज को यूटिलाइज करके इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करें। स्पेशली आज की डेट में जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट में 4 इंडियन ओरिजिन के कैबिनेट मेंबर हैं, जो इस बात का लाइव प्रूफ है कि इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल स्ट्रेटजिक राइज यूएसए के लार्जर इंटरेस्ट में ही है। हायर पॉलिटिकल लेवल पर फिकल ट्रूथ्स की जगह जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ले लेगी, हमारे रिलेशन बेटर होने लग जाएंगे। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच ये हिकअप्स इन रिलेशनशिप किस ओर जाते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल सिविक धर्मा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।